हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? नॉर्मल जीमान इफेक्ट को स्टडी किया था, याद है ना? पूरा क्या था उसके अंदर? एप्लीकेबल कब होता है? जब स्पिन क्वांटम नंबर S0 होता है। और जो उसकी एनर्जी वगैरह थी, आई होप आपने अच्छे से सिलेक्शन रूल्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए होंगे और प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एनामोलस जीमान इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, एनोमैलस जीमान इफेक्ट। हम उसके लिए तो हमने बोल दिया था कि एस की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ये जो इफेक्ट है ये कब होता है? ठीक है, तो ये तब होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो। तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दे तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो होता है पास्टन-बैक इफेक्ट। ठीक है, तो एनामोलस जीमान इफेक्ट कब होता है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। तो लिखो यहाँ पर, दिस हैपन्स व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कैसी है? वीक है। ठीक है, अब देखो, जो हमने नॉर्मल जीमान इफेक्ट स्टडी किया था उसके अंदर क्या था कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर होता था वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसिजनल मोशन करता था, राइट। यहाँ पर क्या है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में प्रिसिजनल मोशन करता है। ठीक है, उसके अंदर था एल, इसके अंदर था जे। तो इसके अंदर लिख लो आप लोग, इन दिस टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जे वेक्टर से। ठीक है, वो प्रेसेजेस अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? वही स्प्लिटिंग, और क्या। देयरफॉर ईच स्पेक्ट्रल टर्म एनर्जी लेवल splits into many एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमने जैसे पिछले वाले में देखा था वही ओल्ड एनर्जी लेवल और न्यू एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस एनर्जी का कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी करनी है वो चीज़ कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एनर्जी लेवल एंड न्यू एनर्जी लेवल्स, मतलब जो स्प्लिट होके आया है। ठीक है, इस कैसे? डेल्टा ई को हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा जे जे जेड। उसके बाद में हम लोग जो लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जे वाले के लिए वो क्या होगी? जी जे। ठीक है, और उसके बाद में ई बी डिवाइडेड बाय 2m। इसी तरीके से जे जेड कंपोनेंट है क्वांटम मैकेनिकली क्या हो जाएगा? एम जे एच क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर वही हमको पता है कि जो बोर मैग्नेटोन म्यू बी है उसकी वैल्यू क्या होती है? ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m होती है। तो उसको यहाँ पर यूज़ कर लो, जी जे और म्यू बी को लिख दो, म्यू बी एम जे और बी। ठीक है, तो डेल्टा ई हो गया हमारे पास में ये चीज़। इसको और भी याद करने के लिए जैसे नॉर्मली लोगों को याद होता है वो जी जे एम जे म्यू बी बी, याद करने के हिसाब से इजी पड़ जाता है, बाकी चीज़ तो वही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जी जे क्या है? लैंडेजी फैक्टर है, जिसको किस तरीके से लिखते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जी जे क्या होता है? 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस का एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पता है क्या होता है कि आपको कोई टर्म दे देते हैं, उस टर्म से आप लोग जे एस एल की वैल्यू ऑब्वियसली देख सकते हो और सिर्फ पूछ लेते हैं कि जी जे क्या है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर में एटॉमिक सबके अंदर ये चीज़ काम आती है। तो चीज़ें आपकी होनी चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि होता है कि एग्जाम प्रेशर में बच्चे यही
प्लस माइनस ऊपर 2 है या नहीं, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी मिस हो जाता है। ऑब्वियसली 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक क्वेश्चन कि आप वहाँ पर एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो वही सब कुछ है। ओके, तो पहले इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर देखो एम जे जो है उससे कितनी वैल्यू हो सकती है, 2j+1 वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर जे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इसके सिलेक्शन रूल्स लिख लेते हैं ना, यही लिख दो चाहो तो, या चलो नीचे लिख लेते हैं सिलेक्शन रूल्स। क्या क्या होंगे, डेल्टा एम जे 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 0 और 0 के बीच में जो ट्रांजिशन है, 0 से 0 ट्रांजिशन, वो फॉरबिडन होता है। कब? जब डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो। तो दोनों के अंदर आपको जे की वैल्यू देखनी है, ठीक है। अगर दोनों के अंदर जे की वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि दोनों लेवल्स के लिए डेल्टा जे 0 है, तो उस केस के अंदर 0 से 0 वाला ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन होता है, वो ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मत भूलना, बाकी सिलेक्शन रूल तो याद रह ही जाएगा। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि कब। ओके, क्योंकि बच्चे यहाँ ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो डेल्टा जे 0 नहीं होता है तो भी बहुत बार उस चीज़ को फॉरबिडन मान लेते हैं, और बहुत बार होता है तो भी नहीं करते, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखो कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिसके अंदर एक लाइन स्प्लिट हो रही है वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल कंपोनेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस ट्रिक से, एक फॉर्मूले से, जो भी आप बोलो, इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। बस ये वाली चीज़ उसके अंदर भी कंसिडर करते हुए चलिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच ए लाइन स्प्लिट इज गिवन बाय, हाईलाइट कर लेना इसको, है ना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिख लो, चाहे टिक लिख लो, कुछ भी लिख लो। किस तरीके से दिया जाएगा, 2j1 + j2, ठीक है। ये तो क्या है, सिग्मा कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है ना, तो अगर अपने को टर्म दे दी तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा कंपोनेंट्स कितने हैं, कैसे देखेंगे, ट्वाइस ऑफ j1 + j2 करके, और ट्वाइस ऑफ j1 + 1, ठीक है। ये कितने हैं, ये है पाई कंपोनेंट्स, यानी कि इतने पाई कंपोनेंट्स होते हैं। तो टोटल कंपोनेंट्स अगर हमको निकालने तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल कंपोनेंट्स कितने वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब j1 क्या है, वेयर j1 = लोअर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। और j2 जो है वो बड़ा वाला है, हायर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, यहाँ पर और जो चीज़ नोट करने की है वो देखो आप लोग, ये जो डेम जे = 0 से 0 ट्रांजिशन है, डेल्टा जे = 0 केस में, वो इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर इंक्लूडेड है। तो जब आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ट्रिक यूज़ करते टाइम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर ऐसे ट्रांजिशन है तो टोटल में से फिर आपको खुद ही 1 माइनस कर लेना है, ठीक है। ट्रिक में इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 माइनस करना है जब ऐसा केस बन रहा हो। अब आगे देखते हैं, लिख लो इसको, एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग अब, the D1 and D2 lines of sodium atom will split on the application of weak magnetic field into, ठीक है। कितनी लाइंस के अंदर स्प्लिट होती है वो चीज़ हमको देखनी है। तो देखो दो तरीके, पहला तो ये है कि आप ट्रांजिशंस बनाओ, ट्रांजिशन करके रूल लगा के फिर देखो कितने हो रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, सीधा शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके करो। ओके, तो देखो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सोडियम का मतलब क्या है,
11 n है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर उसको एक्साइट करते तो किस में जाएगा, 3s के बाद में क्या आता है 3p, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा 3p से लेकर 3s के अंदर वापस वो ट्रांजिशन करेगा। तो यहाँ पर हम 3p और 3s के लिए प्लॉट कर देते पूरा। 3p l की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, s की वैल्यू कितनी होगी हाफ होगी। अब अगर हम नॉर्मल पढ़ रहे होते तो हमको ml वगैरह करना होता। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, साफ साफ लिखा मिलेगा आपको वीक। वीक का मतलब है कि हम लोग को कैपिटल जे की बात करनी है, ये एनामोलर जीमान इफेक्ट है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पर जे निकालो, जे की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस हाफ और 1 प्लस हाफ, यानी कि हाफ भी हो सकती है और 3/2 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जे की वैल्यू 3/2, जे की वैल्यू हाफ, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ से कहाँ पे 3s के अंदर आएगा ना, तो 3s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी है हाफ है। यहाँ से j की वैल्यू कितनी होगी हाफ होगी। तो ये हो गया, सीधे बना देते हैं j इक्वल्स टू हाफ के लिए लेवल, ठीक है। ये क्या है j की वैल्यूज है। अब हमको पता है कि हमने क्या वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इसका मतलब कि जो j है वो ब्रेक होंगे mj में, ठीक है। j लिखना ये हमको कैसे पता पड़ा, क्योंकि वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, एनामोलर जीमान इफेक्ट है, तो ऑब्वियसली हमको j की स्प्लिटिंग करानी है, तो हमने j बना दिए। अब हमने स्प्लिटिंग करानी है, तो j कितने पार्ट्स में टूटेगा mj के अंदर। mj की वैल्यूज टोटल कितनी हो सकती है 2j + 1 माइनस j से लेकर प्लस j तक हो सकती है। तो इसको कंटिन्यू के अंदर थोड़ा यूँ देख लेना आप लोग। हमको इसको कितने लेवल्स होंगे आप सोचो 3/2 है ना, तो -3/2 से +3/2 तक, तो -3/2 -1/2 1/2 और 3/2, ठीक है। तो इनको ऑर्डर में अरेंज कर लो 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। ये हो गई mj की वैल्यूज, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। फिर है j इक्वल्स टू हाफ, तो mj ऑब्वियसली क्या हो सकता है, एक तो mj इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा mj इक्वल्स टू माइनस हाफ, राइट। सिमिलरली हियर ऑल्सो mj इक्वल्स टू हाफ एंड माइनस हाफ। अब हमको क्या करना है ट्रांजिशंस करवाने हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर j इक्वल्स टू 3/2 है, वहाँ से हमको j इक्वल्स टू 1/2 में आना है। एक हमको j इक्वल्स टू हाफ से लेकर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हमको देखना है। सिलेक्शन रूल हमारे पास में क्या है, एकदम ध्यान से समझते हुए चलना है इसको। सिलेक्शन रूल हमारे पास में क्या है, डेल्टा एम जे वो 0 हो सकता है और +-1 हो सकता है। कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होगा जब डेल्टा जे की वैल्यू 0 है। ये इनिशियल लेवल है, यहाँ से वो यहाँ आ रहा है, फाइनल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस डेल्टा जे 0 है क्या, नहीं है, एक 3/2 है एक हाफ है। यहाँ पर दोनों सेम है, यानी कि वो जो कंडीशन है उसका हमको इस केस में ध्यान रखना है जब हम यहाँ से इनके बीच में ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3/2 से अगर मुझे हाफ में भेजना है तो मैं भेज सकती हूँ क्या, दूसरे कलर से बना लेते हैं। 3/2 से हाफ में भेजना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी यूनिट का 1 यूनिट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्रांजिशन हो गया। ये हाफ से हाफ में आ सकता है क्या, तो डेल्टा एम जे उस टाइम पे कितना होगा 0 होगा, तो ये भी अलाउड है, ओके। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या बनाना है हमको, हाफ से माइनस हाफ में आ सकता है क्या, आ सकता है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एम जे की वैल्यू -1 भी हो सकती है, ठीक है। और हाफ से इसमें आ गया, माइनस हाफ से देखो, माइनस हाफ से हाफ में आ सकता है, यस। कंडीशन ध्यान रखना आप लोग बस। डेल्टा एम जे क्या होता है 0 +-1, और 0 से 0 फॉरबिडन होता है जब डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो, ठीक है। सारा खेल इस चीज़ का है। तो कहाँ से आ रहे थे, भूल गई मैं, तो हाफ से आ रहे थे, और एक सेकेंड, हाफ से तो आ चुके हैं ना हम दोनों लेवल के अंदर, तो और कहाँ आना चाह रहे हैं, इसको हटाओ दो एक सेकेंड। माइनस हाफ से देखो, माइनस हाफ से लेकर हाफ में आ सकते हैं, और यहाँ पर माइनस हाफ से लेकर हम लोग माइनस हाफ में भी आ सकते हैं। फिर -3/2 से देखें
तो 1/2 माइनस माइनस 3/2 2 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। और -1/2 माइनस माइनस 3/2 यानी -1/2 प्लस 3/2 ये चीज़ पॉसिबल है, तो यहाँ से हम लोग नीचे वाले में आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये ट्रांजिशन है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से दो दो, तो टोटल कितने हो गए? 6 ट्रांजिशन हो गए। इसको हम लोग सोडियम की D2 लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग 3/2 से आ रहे होते हैं ना, तो उसको हम D2 लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं। इसी तरीके से D1 के लिए ले लो। यहाँ से क्या क्या हो सकता है? इस केस के अंदर डेल्टा MJ 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हाफ से किस में आ सकते हो आप? हाफ से माइनस हाफ में आ सकते हो क्या? माइनस हाफ -1 में आ सकते हो, ओके। हाफ से हाफ में आ सकते हो क्या? आ सकते हो। माइनस हाफ से भी इसमें आ सकते हो और इससे भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो तो है ही नहीं ना कहीं। 3/2 1/2 सब ऐसे यूनिट्स है, जीरो कहीं है क्या? नहीं है। अगर जीरो होता तो हमको इस चीज़ की वजह से उसको हटाना पड़ता, पर है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐसे कितनी लाइन्स हुई? 4। ऐसे कितनी लाइन हुई? 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। बस सिलेक्शन रूल करना है, कन्फ्यूज नहीं होगे, एकदम फोकस से करना, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसी चीज़ को जो ट्रिक है ना उससे करने वाले हैं। ट्रिक के अंदर देखो, D2 लाइन की अगर हम बात करें तो J1 कितना है? छोटा वाला, यानी जिसके अंदर वो आ रहा है हाफ। J2 यानी बड़ा वाला, मतलब आगे ऊपर किससे आ रहा है ना। बड़ा का मतलब ये नहीं हो सकता उधर कुछ और हो। नीचे वाला हाफ है और बड़ा वाला, सॉरी ऊपर वाला कौन सा है? 3/2 है। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे? सिग्मा कंपोनेंट्स देखें इसके लिए तो ट्वाइस ऑफ J1 प्लस J2। इसका मतलब कि ट्वाइस ऑफ 1/2 प्लस 3/2, 2 × 2 4, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसके पाई कंपोनेंट्स लिखें तो ट्वाइस ऑफ J1 प्लस 1, 2 × हाफ प्लस 1 बराबर 2। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए? 6 कंपोनेंट्स। 6 कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट्स। समझ में आया? हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद में अगर हम D1 लाइन की बात करें ना, ये D2 को अलग लिख देते हैं। D1 लाइन की जब हम बात करते हैं, J1 की वैल्यू भी हाफ है, नीचे वाला, ऊपर वाला यानी J2 उसकी वैल्यू भी कितनी? हाफ है। तो सिग्मा कंपोनेंट्स कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ J1 प्लस J2, सीधा लिख रही हूँ मैं इनकी वैल्यूज, है ना। तो 2 × 1 यानी 2। इसी तरीके से पाई कंपोनेंट्स लिखने हैं, वो क्या होंगे? 2 × J1 प्लस 1 बराबर 2। टोटल कितने कंपोनेंट होंगे? 4 कंपोनेंट्स होंगे। 4 है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग जो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेसिक पूरा इसका आइडिया होना चाहिए, फिर तो बस सीधा करना ही है। एक बार वापस रिकॉल कर लो। देखो आज क्या देखा हमने। एनामोलस न्यूमैन इफेक्ट क्या होता है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है तभी होता है। इसके अंदर टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर जो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रेसिजन मोशन करता है और स्प्लिटिंग होती है। एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? डेल्टा इक्वल टू GJ MJ म्यू बी बी, ठीक है। जहाँ पर GJ क्या होगा इस तरीके से दिया जाता है। MJ की 2J + 1 वैल्यूज होती है वीनो। सिलेक्शन रूल्स में काफ़ी बार रिकॉल करा चुकी हूँ। डेल्टा MJ 0 + -1 0 से 0 नहीं होगा जब डेल्टा J 0 हो, ठीक है। ट्रिक क्या है? एक लाइन कितने में स्प्लिटिंग होगी? तो ट्वाइस ऑफ J1 + J2, ये तो क्या सिग्मा कंपोनेंट है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 2J1 + 1 है, ना कि ट्वाइस ऑफ J1 + 1 है। इसमें कंफ्यूज मत होना, 2J1 देन +1, ओके। ये पाई कंपोनेंट्स ऐड किया तो टोटल कंपोनेंट्स J1 नीचे वाला, J2 ऊपर वाला लेवल हो गया। उसके बाद में हमने नोट किया है क्या चीज़ है? डेल्टा MJ 0 से 0 ट्रांजिशन शॉर्ट ट्रिक में इंक्लूडेड होता है, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा आ रहा है केस तो -1 कर देना, ठीक है। फिर हमने D1 D2 देखा, तो एस यूजल वीक है, मतलब हमको J निकालना है, J को हमको स्प्लिट करना है। यहाँ पर आप लोग ना सीधा, जैसे कि अभी तो प्रैक्टिस है तो आप लोग को पता है MJ स्प्लिट होगा और डिफरेंस उनके अकॉर्डिंग लेना है। बाकी आप लोग चाहो तो एनर्जी एक एक के लिए निकाल के देख सकते हो। हमको MJ की वैल्यू पता है, ठीक है, GJ लिखो और फिर उसकी वैल्यू रख दो, और सिंपली इस तरीके से आपको सॉल्व करना आता है। आप D1 D2 के लिए ट्रिक लगानी तो ट्रिक लगा दो। ट्रिक में आप वैसे देख के चीज़ों को, डेटा को अगर प्रैक्टिस हो जाएगी समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से सॉल्व करनी है। इस चीज़ को बिल्कुल याद ही रख लो कि इसमें 6 और 4 होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रख लो। बाकी नोट्स वगैरह साथ में बनाते रहा चलो, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ नोट कर लो
कि कोई भी स्पेक्ट्रल टर्म है उसकी जो डिजनरेसी होती है वो 2j+1 होती है, ठीक है। साइड में कहीं भी लिख लो, डिजनरेसी ऑफ एनी स्पेक्ट्रल टर्म इज 2j+1। कोई भी टर्म दे देंगे उसकी डिजनरेसी लिखनी, तो जे की वैल्यू देख लो और 2j+1 डिजनरेसी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अगला इफेक्ट है पास्ट एंड बैक इफेक्ट उसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।